नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपके सामने सात्विक होलिस्टिक हेल्थ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त जिज्ञासा है लोगों में। आयुर्वेद जो हमारे भारत देश की एक अनूठी स्वास्थ्य की परंपरा है, स्वास्थ्य का विज्ञान है, उसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, मैं एमडी हूं, कम्युनिटी मेडिसिन में, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में प्रोफेसर हूं मेडिकल कॉलेज में। मगर अपने गुरु महाराज की कृपा से मैंने आयुर्वेद का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और अपने जीवन में पालन भी किया है। उसके मुझे बहुत लाभ भी मिले हैं, मेरे को भी, मेरे परिवार को भी। तो एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने लाया हूं क्योंकि मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रोफेसर हूं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या कहती है कि हमें बीमारी से बचने का विज्ञान, कैसे हम बीमारियों से बचें, क्योंकि बीमारियां आजकल चारों तरफ फैल रही हैं। उससे बचने का जो विज्ञान है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। आयुर्वेद अपने आप में प्रिवेंटिव मेडिसिन ही है, अलावा क्यूरेटिव के। मैं आज आपको ये दिखाने आया हूं कि आयुर्वेद जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसका एक मुख्य भाग, उसके ऊपर क्या मॉडर्न साइंस क्या कहती है, कैसे वो एक बहुत तर्क सम्मत और विज्ञान सम्मत बात है। तो आगे चलते हैं साथियों। आप में से बहुत से लोग शायद इन्हें पहचानते हों। ये धन्वंतरी महाराज, ये इंडियन गॉड ऑफ मेडिसिन है। भारत में जो आयुर्वेद की परंपरा है, ऐसा कहा जाता है समुद्र मंथन के समय ये अवतरित हुए थे और आयुर्वेद एक तरह से इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से हमें मिला। आयुर्वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लॉन्गिविटी। ये धन्वंतरी महाराज। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आयुर्वेद प्राइमरीली इज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम ज्यादातर लोग ये समझते हैं आयुर्वेद मतलब ये इस चीज का इलाज, आयुर्वेद मतलब ये जड़ी बूटी, आयुर्वेद मतलब ये काढ़ा, आयुर्वेद मतलब ये, वो तो निश्चित रूप से है, इलाज तो है ही है। मगर मुख्य रूप से जो पहला आयुर्वेद का ध्येय है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का पहला धर्म है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा। ये देखिए साहब, चरक संहिता में, चरक, महर्षि चरक आप सभी जानते हैं आयुर्वेद के मुख्य स्तंभ में से एक है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट, महर्षि वाग्भट, ये तीनों, और भी लोग हैं, ये तीनों मुख्य रूप से आयुर्वेद के स्तंभ माने जाते हैं। और क्या कहते हैं, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द हेल्दी एंड एलिविएट डिसऑर्डर्स इन द डिजीज। तो कहने का मतलब ये हुआ, आयुर्वेद का पहला धर्म है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये बहुत बड़ी बात है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें। अब देखिए, अब हेल्थ की जो डेफिनेशन, मैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन से हूं, हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो WHO की डेफिनेशन है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, अब स्पिरिचुअल भी जोड़ने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बड़ी अच्छी, बड़ी आइडियल डेफिनेशन है, बट उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम है। अगर आप ये डेफिनेशन देखें सुश्रुत संहिता की, तो इस डेफिनेशन में समदोष, समग्नि, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्मनीय इंद्रिय मने स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी जिसके दोष यानी वात पित्त कफ सम है, जिसकी अग्नि सम है,
ना अधिक ना कम, धातु समय, मल क्रिया ठीक है, जिसकी आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न व स्वस्थ कहा जाता है। मैं आश्चर्यचकित हूं साथियों कि हजारों साल पहले इतनी समग्र, इतनी बढ़िया, इतनी प्रैक्टिकल डेफिनेशन सुश्रुत महाराज ने हमें दी। इसके अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इसमें जो निकलता है, स्वस्थ कौन है? इक्विलिब्रियम ऑफ दोषास। दोषास जो है ये आयुर्वेद का स्तंभ है। आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है वो त्रिदोष सिद्धांत है, वात पित्त कफ का। और आपको दिखाऊंगा ये सिद्धांत हवा में नहीं है, इसको हाईएस्ट लेवल की जेनेटिक स्टडीज ने, मॉलिक्यूलर स्टडीज ने सिद्ध कर दिया है कि ये सिद्धांत आज भी ये वैज्ञानिक है, इसके ऊपर रिसर्च है। तो जिसके 3 दोष, ये माइंड बॉडी एक तरह से सिस्टम्स हैं। बैलेंस्ड डेफिनेशन कंडीशन ऑफ गैस्ट्रिक फायर, यानी जठराग्नि जिसे कहते हैं, जिसका पाचन क्रिया, हैप्पीनेस ऑफ स्पिरिट, सेंसेस एंड माइंड। अब ये बताइए, जो माइंड बॉडी मेडिसिन हम आज बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न मेडिसिन में, हजारों साल पहले इन्होंने कह दिया कि भाई मन का, इंद्रियों का, आत्मा का प्रसन्न होना भी स्वास्थ्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी बीमारियां साथियों इसीलिए हो रही हैं कि हम ये वाली बात को इग्नोर कर रहे हैं। अब इसको हम मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन। अब इस पर काम हो रहा है, मगर इन्होंने हजारों साल पहले कह दिया। अब आते हैं वाघभट्ट जी। 3 मैंने बताए, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज और वाघभट्ट जी। वाघभट्ट जी क्या कहते हैं? चैरिटी, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, कॉन्टिनेंस, ग्रेटफुलनेस, रसायनस, फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ऑल, एन एक्ट ऑफ बेनिफिशेंस आर द रेजुनोवेटर्स विच एनहांस वंस लाइफ। क्या गजब की बात है। जो दूसरों के लिए करता है, जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस है, जिसके अंदर ये रसायन है, रसायन मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसके अंदर मित्र भाव है, जो दूसरों के लिए काम करता है, वो एक लंबी आयु जीता है। ये सारी होलिस्टिक मेडिसिन आ गई और इसी पे काम हो रहा है हमारे आजकल। और ये देखिए वाघभट्ट जी लगभग, जितना मुझे जानकारी है, शायद 800 साल पहले लगभग ये कह गए। अब मॉडर्न मेडिसिन से आइए। मॉडर्न मेडिसिन के दिग्गज डॉक्टर आर.डी. लेले, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन कहे जाते हैं, मुंबई के एक लीडिंग हॉस्पिटल में ये एक्सपर्ट थे। पता नहीं कितने अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। महान एक डॉक्टर हमारे एलोपैथी के, वो कहते हैं, इस कोट करते हैं अपनी इस पुस्तक में, आयुर्वेदा इन मॉडर्न मेडिसिन। बड़ी अच्छी पुस्तक है ये, भारतीय विद्या भवन वालों की पढ़ने लायक किताब है। द बॉडी एंड दैट विच इज कॉल्ड द माइंड आर बोथ कंसिडर्ड टू बी abodes ऑफ डिजीज, likewise of well-being. The cause of well-being is in their harmonious और concordant interaction. ये कोट कर रहे हैं चरक को, चरक महाराज को, कि माइंड बॉडी का बैलेंस, उनका आपस में तारतम्य स्वास्थ्य की एक तरह से आवश्यकता है, स्वास्थ्य की जननी है। डिजीज भी वहीं से होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से होता है। ये देखिए, आगे चलिए। इंडिविजुअलाइज प्रिवेंटिव मेडिसिन, यह भी एक खूबसूरती आयुर्वेद की। आयुर्वेद वन साइज फिट्स ऑल में बिलीव नहीं करता कि वही एक सी दवाई सबको दे दी जाए। आयुर्वेद कहता है प्रिवेंटिव भी इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी प्रिवेंशन में भी व्यक्ति से व्यक्ति में फर्क है। किसके हिसाब से? उनकी प्रकृति के हिसाब। नो अदर हेल्थ केयर सिस्टम इन माई नॉलेज हैज द स्कोप ऑफ गिविंग एडवाइस ऑन हेल्थ प्रमोशन and disease prevention based on broad individualized makeup except Ayurveda। ये एक बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है कि हमारी जानकारी के अनुसार, हमारी जानकारी सीमित हो सकती है, ऐसा कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है जो व्यक्ति विशेष को ये बताए कि तुम ये लाइफस्टाइल फॉलो करो, तुम ये करो, तुम वे करो। प्रकृति के हिसाब, ये प्रकृति का कंसेप्ट जो है, ये आयुर्वेद की महान देन है दुनिया को। और प्रकृति क्या है? यूनिक टू आयुर्वेद, वेयर एवरी पर्सन इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द 7 ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन द माइंड बॉडी एट्रीब्यूट्स। माइंड बॉडी एट्रीब्यूट्स
उसका शरीर क्या है, बहुत ब्रॉड है या बहुत पतला है वगैरह वगैरह, उसकी भूख कैसी है, उसकी नींद कैसी है, उसके थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके क्या और एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब के ऊपर आयुर्वेद ने बाकायदा एक पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिससे ह्यूमन बीइंग्स को 7 कैटेगरीज में बांटा गया, 7, और वो 7 के हिसाब से हर एक को अलग अलग प्रिवेंटिव एडवाइस दी जाएगी। अब देखिए, आयुर्वेदा टीचेस दैट ईच वन ऑफ अस इनहेरिट्स ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द 3 दोषास एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। इन संस्कृत दिस पर्सनलाइज्ड बैलेंस इज नोन एज प्रकृति। जन्म जब कंसेप्शन होता है, यानी जब रज और वीर्य मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उस समय एक यूनिक एक बैलेंस पॉइंट पैदा होता है, एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है, जिसको प्रकृति कहते हैं, और वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ये कौन कह रहे हैं? डेविड साइमन। ये भी एक बहुत महान डॉक्टर हैं, एलोपैथी से हैं, और इन्होंने होलिस्टिक उसके ऊपर काम किया है दीपक चोपड़ा के साथ मिलकर। दीपक चोपड़ा को तो आप लोग जानते होंगे, वो एक महान हस्ती हैं। ये उनके को फाउंडर हैं चोपड़ा वेलनेस सेंटर के। ये कह रहे हैं अपनी पुस्तक में विजडम ऑफ हीलिंग कि साहब, प्रकृति जो है वो जन्म के साथ तय हो जाती है, वो पूरे जीवन हमें गाइड करती है। अब दीपक चोपड़ा साहब आ गए। दीपक चोपड़ा तो आप जानते ही हैं, ये तो एक तरह से वेलनेस के गुरु हैं। अमेरिका में तो इनका बहुत ज़्यादा है, और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा नाम है, भारतवर्ष में भी एम्स के पढ़े हुए हैं दिल्ली के। और इन्होंने भी बाद में जाके आयुर्वेद और होलिस्टिक इसमें चले गए। द आयुर्वेदिक बॉडी टाइप इज लाइक ब्लूप्रिंट आउटलाइनिंग द इनेट टेंडेंसी दैट हैव बीन बिल्ट इन योर सिस्टम। बाय नोइंग योर बॉडी टाइप, एन आयुर्वेदिक डॉक्टर कैन टेल यू विच डाइट, physical activities and medical therapies should help you and which might do no good, even and cause harm. Body type makes the prevention specific. कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये माइंड, ये जो प्रकृति है, अगर ये निकाल ली जाए, इसके अब तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, वैसे तो आयुर्वेदिक फिजिशियंस के एक्सपर्ट होते हैं। यानी अगर किसी का पित्त डोमिनेंट है तो उसको अलग तरह से बताया जाएगा। उसको कहेंगे भाई थोड़ा ठंडा ले सकते हो, ठंडी चीजें खाओ, ये करो, इस टाइम ये खाओ, इस समय ये करो, ऐसे सो। एक कफ प्रधान है, उसको कहेंगे भाई गुनगुना लो, और ये रात में दूध अवॉइड करो वगैरह। मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। उसी मौसम में उसी समस्या के लिए वात प्रधान को अलग, पित्त प्रधान को अलग, कफ प्रधान को अलग, और बाकी जो कैटेगरीज है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, और मैंने भी जितना संभव हुआ अपने जीवन में इसको पाला। मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी की, बहुत सीनियर। मेरा बेटा डेंटिस्ट है, तो हमने भी, और मेरी जो डॉटर इन लॉ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम भी कोशिश करते हैं, और हमें बहुत लाभ हुआ है। बहुत बीमारियों से हमें लगता है हम बचे हैं इसको फॉलो करके। तो ये है खूबसूरती आयुर्वेद। रिसर्च एट मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल वैलिडेट द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग ये समझते हैं आयुर्वेद तो भाई उस समय वात पित्त कफ कह दिया उन्होंने, अब कौन मानता है जी, ये तो पुरानी बातें हैं, ऐसा समझने वाले गलत फहमी में। ये बहुत मॉडर्न कंसेप्ट भी है, वो प्राचीन भी है। इसको त्रिदोष थ्योरी कहते हैं, और ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, भारतवर्षियों के लिए, भारतवासियों के लिए, कि इस सिद्धांत का जब टेस्ट किया गया टॉप मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लैब्स में, तो ये सही पाया गया, और इसका पब्लिकेशन हुआ नेचर में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इंपैक्ट जर्नल है बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। आपको दिखाता हूं, ये देखिए, एक टास्क फोर्स बनाई गई थी एमएस वेलियथन साहब के चेयरमैनशिप में। एमएस वेलियथन साहब कौन थे इसलिए कह रहा हूं, अभी कुछ महीनों पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ है, लगभग अच्छी आयु उन्होंने पाई, शायद 80 के ऊपर 85 या कुछ रहे। ये कार्डियक सर्जन थे,
तिरुवनंतपुरम, इन्होंने कार्डियक वॉल्व इजाद किए, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, पद्म विभूषण अवार्डी, और मणिपाल के फाउंडर वीसी, इनसे बड़ा डॉक्टर तो मुश्किल है ढूंढना। इन्होंने अपने जीवन का जो बाद का काल यह है करीब 10-15 साल का, वो आयुर्वेद को डेडिकेट कर दिया। है नहीं कमाल की बात? एक माना हुआ एलोपैथ कार्डियक सर्जन जिसने कार्डियक वॉल्व इजाद किए, वो जीवन के लास्ट 15-20 साल आयुर्वेद के लिए समर्पित हो गए। तो एक टास्क फोर्स बनाई गई 2011 में, जिसमें यह कहा गया आयुर्वेदिक बायोलॉजी पर स्टडी करिए। और कहां कहां हुई? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, मणिपाल यूनिवर्सिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ MS विलित। और ये इन्हें काम दिया गया कि आप चेक करिए, टेस्ट करिए कि क्या ये एक वन ऑफ द काम ये था, क्या त्रिदोष सिद्धांत जो आयुर्वेद का बेसिस है, क्या वो सही सिद्ध हो रहा है। और साथियों कमाल हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, जब ये छप गया साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये नेचर में जो छपता है, नेचर इंटरनेशनल जर्नल में, वन ऑफ द हाईएस्ट इंपैक्ट जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, उसमें छप गया। और उसका कंक्लूजन ये निकला कि भाई ये जो वात पित्त कफ का त्रिदोष थ्योरी है वो साइंटिफिकली वैलिड है। और वेलिथन साहब से मैं बहुत बार मिला, जब मैं मणिपाल जाता था, मेरे से अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला उनका। वो क्या करते, राहुल नाउ आई व्हेन आई गो टू फॉरेन कंट्रीज, व्हेन आई टॉक ऑफ आयुर्वेद, फील प्राउड बिकॉज वी हैव टेस्टेड इट एट द हाईएस्ट लेवल। तो ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। ये वो जब घटना घटी थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। A central doctrine of Ayurveda postulates that human being consists of 3 dosha prakriti, the primary constitution type, they have been fixed at the time of conception. 2015। मैं समझता हूं यह घटना हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे आयुर्वेद के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि मैंने लाइफस्टाइल की बात करी थी, तो एक और आयुर्वेद का इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है ऋतुचर्या और दिनचर्या। मैं नहीं समझता कि ऐसा कंसेप्ट, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं और, कि ऋतुओं के साथ, बदलती ऋतु के साथ आप ये बदल लीजिए, खाने पीने में ये बदलाव लाइए, एक्टिविटी में ये बदलाव लाइए, सोने उठने में ये बदलाव लाइए। ऋतुचर्या, दिनचर्या, सुबह से लेकर 24 आवर में ये चीजें करिए, और उसमें भी प्रकृति के हिसाब से, वो भी है वहां। ये कंसेप्ट बहुत अद्भुत कंसेप्ट है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन जिसकी बात अब अमेरिका में हो रही, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वो सब के सब इसमें दिया है। ऋतुचर्या, दिनचर्या। अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, अब वो लोग भी घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि भाई लाइफस्टाइल मेडिसिन के मेडिकल कॉलेज खोलो, क्योंकि दवाइयों की अपनी सीमाएं हैं। एंटीबायोटिक ने बहुत अच्छा कमाल किया जब हमारे मुख्य रूप से ये इन्फेक्शियस डिजीज थी, ये सब प्लेग वगैरह और कॉलरा और ये सब। बट अब तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जमाना है, अब तो कैंसर है, अब डायबिटीज है, ओबेसिटी है और डिप्रेशन है और ये सब है। उसमें तो लिमिटेशन है मॉडर्न मेडिसिन की, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना पहले उस समय एंटीबायोटिक एरा में थी। तो अब वो भी कह रहे हैं भाई लाइफस्टाइल मेडिसिन पर आ जाओ, उससे मदद लो। अब देखिए आयुर्वेद में कैसा अद्भुत वो उनका ज्ञान था। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, एज इज द यूनिवर्स सो इज द बॉडी। आयुर्वेद ने प्रकृति से संघर्ष को नहीं बोला, उन्होंने कहा, आयुर्वेद के ऋषियों ने, प्रकृति से तालमेल बिठाओ, क्योंकि हम प्रकृति का ही हिस्सा है। सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ऋतुओं के बदले के हिसाब से अपने को चेंज करते जाओ। यह कंसेप्ट उन्होंने दिया, अद्भुत कंसेप्ट। आयुर्वेद इज यूनिक in prescribing
Lifestyle changes according to the changing seasons as well as according to 24-hour cycle. अब ये बताइए आप, मेरी नॉलेज में तो नहीं है भाई, किसी और हेल्थ के उसमें डेली रूटीन बताया हुआ है, कब उठना, कौन से क्या करना, दांत कैसे साफ करना, कैसे करना, कैसे, छोटी से छोटी चीज, और उसका पूरा विज्ञान इन्होंने दिया। अब इसे मॉडर्न से देख लीजिए, मॉडर्न से देख लीजिए तो ये पूरा ये दिया है कि कैसे 24 घंटे में कब ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर मसल स्ट्रेंथ होती है, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कब होता है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर कब होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कब बढ़ती है, मेलेटोनिन सिक्रीशन कब होता है, स्लीप सबसे लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, राइज इन ब्लड प्रेशर, मतलब हार्मोन्स कब कब, लीवर कब काम बेस्ट कर रहा है, पेनक्रियास कब कर रहा है, सारी चीजें ही तो अब हम पा रहे हैं कि सब सूर्य और चंद्रमा की गति से निर्धारित हो रहा है। हम अब इसको जान रहे हैं, उन्होंने हजारों साल पहले जाना। यह कमाल की बात है। और इसी तरह हम उस देश में रहने वाले हैं जहां षड ऋतुओं की बात है। अब तो खैर ऋतुओं का थोड़ा हिसाब किताब उतना वो नहीं रहा, मगर फिर भी है तो है ही। तो 6 ऋतुओं का कंसेप्ट मेरे हिसाब से और तो कहीं है नहीं, विदेशों में तो है नहीं। तो 6 ऋतुओं के हिसाब से पूरा उन्होंने बताया दिनचर्या, ऋतुचर्या। अब ये भी साइंटिफिकली अब स्टडी करने लगे हैं कि किस सीजन में कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, बरसात होने पर किस तरह का होता है, सूर्य जब होता है तब किस तरह का होता है। ये सारी चीजें अब विज्ञान में भी इसकी खोजबीन शुरू हो गई। अब बात आती है फास्टिंग की। फास्टिंग का बड़ा आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग, नोबेल प्राइज ही जो है वो 2016 में इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऑटोफेगी पर मिला। आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले का है, लंघनम परम औषधम। नेचुरोपैथी वहां भी यही बात है, नेचुरोपैथी वाले भी उसी को मानते हैं कि भाई, तो वो फास्टिंग इज सुप्रीम मेडिसिन, ये आयुर्वेद में बहुत पुरानी बात है। और ये जो नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेगी, वो अभी मिला। अब इसको सिद्ध हो चुका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो इससे बहुत लाभ होता है और कई चीजों से बचाव हो जाता है, इंक्लूडिंग कैंसर्स। अब एक बात आती है, कई लोग इस बात के लिए आलोचना करते थे आयुर्वेद की, हम भी करते थे। जब मैं LLRM मेडिकल कॉलेज में, जो मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, वहां पढ़ता था, MBBS मैंने वहीं से किया, MD वहीं से किया, तो हम लोग मजाक करते थे कि यार ये वैद्य जो हैं, जब देखो पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपका प्रॉपर वो हो रहा है कि नहीं मोशन, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इसमें क्या खास बात है, इतना क्यों डाइजेशन और ये। अब समझ में आया कि भाई वो बिल्कुल ठीक कहते थे। हेल्थ का बेसिस बहुत हद तक हमारा ये स्वास्थ्य है, पेट ठीक होना। उसको मॉडर्न उसमें भी आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। For a person whose abdomen is thus cleansed, the metabolism increases, disease subside and normalcy comes back. ये श्लोक है कि भाई ये जरूरी है कि जब तक हमारा एब्डोमिनम, हमारा जो आंतें साफ नहीं होंगी, हमारा प्रॉपर मल नहीं निकलेगा, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये देखिए, अब आप बात आ गई क्या, ह्यूमन माइक्रोबायोम। इस समय सबसे ज्यादा रिसर्च डॉलर अगर खर्च हो रहे हैं साथियों, तो वो माइक्रोबायोम पर हो रहे हैं। कितनी बीमारियों में माइक्रोबायोम, मैं समझता हूं 30-40 बीमारियों में माइक्रोबायोम मतलब हमारी आंतों का, मुख्य रूप से बड़ी आंत में, कुछ हद तक छोटी आंत में भी, और स्किन पर और जगह जो बैक्टीरियल और ये जो माइक्रोब्स हैं, कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया, मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वो कितने बैलेंस्ड हैं, वो कितने बैलेंस में हैं, उससे स्वास्थ्य का रिलेशन निकल रहा है, बीमारियों का निकल रहा है। ये देखिए,
ओरल माइक्रोबायोम, स्किन माइक्रोबायोम, डाइजेस्टिव माइक्रोबायोम, यूरोजेनाइटल माइक्रोबायोम। फंगस है, पैरासाइट है, वायरस है, बैक्टीरिया है। इसके ऊपर तो भाई वही बात तो आ गई। अब माइक्रोबायोम के उससे कह रहे, वो कह रहे थे भाई आपका जो है पेट का ठीक होना जरूरी है। और अगर हम देखें तो ये सब चीजों को मिला दें, लाइफस्टाइल की बात हो रही है, माइक्रोबायोम की बात हो रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है, ये सब जो है, और सर्केडियम क्लॉक, और इसके हिसाब से सारा इन्फ्लेमेशन, लिपिड, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स और ये बीमारियों का वही बात घूम फिर के आ रही है जो आयुर्वेद ऋषियों ने कही थी। तो मैं आपको बार बार वो दोनों चीज दिखा रहा हूं। और एक और बात कि होलिस्टिक कंसेप्ट न्यूट्रिशन का, आयुर्वेद ने कभी ये बात नहीं की कि, हालांकि वो गलत नहीं है, साइंटिफिक है कि इस फल के लिए ये फल खाओ तो ये विटामिन मिलेगा, ये खाओ तो ये मिलेगा, ये खाओ तो ये मिलेगा। आयुर्वेद कहता है आहार को संपूर्ण रूप में लो, यानी मौसमी खाने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव आएंगे, केला खाने पर क्या क्या उसके गुणधर्म है, आंवला खाओगे तो क्या गुणधर्म है। आयुर्वेद ने इस तरह लिया। उस समय वो रिसर्च का उस तरह का था भी नहीं, मगर आज भी वो बात सही निकल के आ रही है। कैसे? एक महान वैज्ञानिक हैं, ये भीष्म पितामह है न्यूट्रिशनल साइंस के, भीष्म पितामह। ये अपनी किताब में लिखते हैं, होल में क्या लिखते हैं देखिए जरा, न्यूट्रिशन इज नॉट मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच 2 + 2 = 4। वही सेब, वही आंवला, वही केला बराबर असर नहीं देगा सबको। क्यों? द फूड वी पुट इन अवर माउथ डू नॉट कंट्रोल अवर न्यूट्रिशन, नॉट एंटायरली। वॉट अवर बॉडीज डू विद दैट द फूड डस। हमारा शरीर के, हमारी पाचन शक्ति कैसी है, हमारा माइक्रोबायोम कैसा है, हम कितना उसमें से ले पा रहे हैं, बिल्कुल बात अलग हो गई। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसमें इतना प्रोटीन, इसमें इतना, वो ठीक है मोटे तौर पर, बट उसके ये प्रॉब्लम है। तो वही बात आ गई कि होलिस्टिक कंसेप्ट और 3 तरह के आहार की बात भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में ही है मेरे हिसाब से, कि सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं हमारे आहार से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य स्तंभ है आयुर्वेद का। Not only hundreds of food items have been detailed according to their gunas, but also based on that recommendations have been made, including for the persons with different prakriti। यानी कोई अगर वात प्रकृति का है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स प्रिस्क्राइब होंगे, जो पित्त वाला उसको डिफरेंट होंगे, कफ प्रधान वाले को डिफरेंट होंगे। मतलब फूड में भी उन्होंने बाकायदा पूरा उसमें होलिस्टिक अप्रोच लगा के रिकमेंडेशन दी। पॉजिटिव हेल्थ थ्रू आयुर्वेद, LP गुप्ता और LV गुरु की अच्छी किताब है, जिसमें पूरा उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य की बात करी है। और अंत में चलें तो अब बात आती है सुपर बग की। पूरी दुनिया में इस समय इस बात का शोर है, इस बात की चिंता है कि अगर एंटीबायोटिक्स फेल हो गई, जो कि हो रही हैं बहुत तेजी से, तो क्या होगा, कैसे लोगों का जीवन बचेगा। छोटी मोटी सर्जरी तक नहीं हो पाएंगी, मेजर तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे इन्फेक्शन से लोग मर जाएंगे, ऐसा लोगों में डर है। तो सुपर बग दैट डॉग्स हैव रीच्ड US, एक पुरानी रिपोर्ट है। अब क्या कह रही है WHO, अब ये वर्ल्ड की जो वो हैं अथॉरिटीज, फेलियर टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंटीबायोटिक्स को रिजल्ट इन 10 मिलियन डेथ्स बाय 2050। 10 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं अगर हमने एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का तोड़ नहीं निकाला, और वो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। मगर साथियों, आयुर्वेद में इसका तोड़ है। आयुर्वेद में 100% नहीं है, बट इसमें मदद ली जा सकती है आयुर्वेद से, ऐसा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वो कैसे साहब? इस तरह की पब्लिकेशंस हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड रोल ऑफ आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हमारे
मदद कर सकता है। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ एलियम सटाइवम, क्लोव्स, जिंजीबर। एलियम सटाइवम हो गया आपका प्याज, और वो हो गया आपका अदरक, एज फार एज मुझे जहाँ तक ध्यान है यही होगा। तो ये कैसे ये पैथोजेंस को वो कर सकते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट को, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक फ्यू मेडिसिनल हर्ब्स, ये पब्लिकेशंस हैं मैसूर का, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ। मेडिसिनल हर्ब्स में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई गई हैं, उस पर रिसर्च हो रही है बहुत अच्छे सीरियसली। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ सम मेडिसिनल मैंग्रोव्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजन, ये भी एक पब्लिकेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोहुना श्रीलंका का पब्लिकेशन है। यानी पूरी दुनिया में इस बात पर काम शुरू हो गया है कि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, क्या हमें ये, इसका एक ब्रेक थ्रू मेरठ में हुआ। अब आप कहोगे भाई मेरठ तो क्रांति धरा है, यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से ही वो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, तो क्रांतियाँ यहाँ से होती रही हैं। तो एक क्रांति और भी हुई यहाँ पर एक महापुरुष के ऊपर जो काम हुआ, जो उनके शरीर के साथ एक तरह से एक प्रयोग हुआ, उससे दुनिया को राह दिखाई। क्या दिखाई? आयुर्वेदिक दवाओं से किया सफल ऑपरेशन। ये सुभाष यादव हैं, यहाँ का एक मशहूर हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल, उसके ये यूरो सर्जन हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। इन्होंने एक प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी, जो मेरे गुरुदेव, जिनका मैं चित्र हमेशा दिखाता हूँ, उनका सफल ऑपरेशन किया। उनका प्रोस्टेट था काफ़ी बड़ा, लगभग 240 ग्राम का, और जो पेशाब में बंद भी लग गया था, सर्जरी करना जरूरी हो गया था, बट वो एंटीबायोटिक ले नहीं सकते थे। वो एंटीबायोटिक के लिए हाईली, सारी एलोपैथिक के लिए एडजेक्ट थे। तो उन्होंने कहा भाई एंटीबायोटिक दोगे तो मैं वैसे ही निमट जाऊंगा, तो भाई जैसे करना हो कर लो, मैं तो नहीं ले सकता एंटीबायोटिक। कोशिश भी करी, सारे शरीर में उसका वो आ गया। तो इन्होंने हिम्मत करके इसका वो किया, और वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। बिना दवा के, मतलब बिना मॉडर्न मेडिसिन के, उन्हें आयुर्वेदिक हर्ब्स दी गई, शीघ्रो, आंवला, पुनर्नवा वगैरह वो दी गई, और एंटीबायोटिक उनको नहीं दी गई, और पेन किलर भी नहीं दिया गया। देखिए, unprecedented experiment Ayurveda. This is the first time in the world a bunch of doctors successfully operated on 83-year-old man for prostatic surgery, removing 240 grams of prostate without using antibiotic. अब ये तो अकल्पनीय बात है जो गुरुदेव के इन अनप्रेसिडेंट एक्सपेरिमेंट। ये एंटीबायोटिक इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 4-hour ऑपरेशन, सर्जन्स ओनली यूज्ड एनेस्थीसिया बट नो एंटीबायोटिक। एनेस्थीसिया तो दिया स्पाइनल, बट एंटीबायोटिक नहीं दिया, ना पहले, ना उसके दौरान, ना बाद में, और ना ही प्लेन किलर जो कि दिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, और ये साथियों ये ऐसे आया उस पर। अब ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया 1 मई 2016, ये गुरुदेव हैं, ये मैं खड़ा हूँ पीछे, डॉक्टर संजय जैन जो मेरठ के लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो हम सब उनकी सेवा में थे, मेरी वाइफ भी थी, और लोग भी थे, डॉक्टर मनोज शर्मा थे, और आयुर्वेद के जो मूर्धन्य उस समय चिकित्सक थे, उनसे राय ली गई। डॉक्टर कुशवाहा NIA जयपुर के, डॉक्टर गंगाधर बेंगलोर से, मेरठ के डॉक्टर सुनील दत्त शर्मा, वो उनके फिजिशियन बने। ये अद्भुत एग्जाम्पल हुआ जब बेस्ट ऑफ एलोपैथी और बेस्ट ऑफ आयुर्वेद मिलके उन्होंने इन महाराज का सफल ऑपरेशन किया बिना एंटीबायोटिक के। तो ये रास्ता दिखाया, ये दिखा गए महाराज कि ऐसे काम करना पड़ेगा। उसी की न्यूज़ है ये, मेरठ के डॉक्टरों, आयुर्वेद, अलग अलग अखबारों में निकला, बहुत चर्चा हुई, अभी भी पड़ा हुआ है ये। फर्स्ट आयुर्वेदिक सर्जरी में ट्रांसफॉर्म मेडिकल वर्ल्ड, ये अब भी नेट पे आप ढूंढ सकते हो, फर्स्ट आयुर्वेदिक सर्जरी इन मेरठ। तो अब हम अंत की तरफ चल रहे हैं। MS विलियथन साहब, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, क्या कह रहे हैं? वी हैव टू पे अवर डेट टू अवर फोरफादर्स हु डेवलप द साइंस, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज नॉट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग इन देयर मेमोरी,
but to reinterpret the Ayurvedic concepts in the modern science. इन महान ऋषियों को हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें अनुग्रहित होना चाहिए, और उनकी बात, उनके लिए खाली भवन बनाना काफी नहीं है, उनकी बातों को हम समझें आज की वोकेबलरी में और उसको समझें और समझाएं। ये कहते हैं ये सबसे बड़ा, और ये बहुत बड़ा काम कर गए वेलेथन साहब। मैंने बताया ना, ये कार्डियक सर्जन थे, वॉल्व इजाद किए इन्होंने, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, इतने बड़े एलोपैथी के दिग्गज, और क्या कर गए लास्ट में? लेगेसी ऑफ सुश्रुत, लेगेसी ऑफ वाग्भट, लेगेसी ऑफ चरक, ये 3 पुस्तकें लिख गए हम जैसे मॉडर्न डॉक्टर्स के लिए, कि वो उसको समझ सके। और हर पुस्तक में मुझे ऐसा ध्यान है 1, 2, 3 साल लगाए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर गए। मैं समझता हूं ये महान से महान व्यक्ति हैं और हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। और फिर आर.डी. लेले साहब आ गए, द साइंस ऑफ लाइफ शैल नेवर अटेन फाइनलिटी, देयरफॉर humility and relentless industry should characterize your every endeavor and your approach to knowledge. The entire world consists of teachers for the wise and enemies. वो ये कहते हैं भाई एलोपैथ हैं, ये भी बहुत बड़े, बहुत ही बड़े, सारे अवार्ड इनको मिले हुए। ये कहते हैं साइंस ऑफ लाइफ कभी पूरी नहीं होने वाली। जो ये कहने लगते हैं ना कि बस ये फाइनल फ्रंटियर हो गया, अब तो ये चीज निकल आई, अब तो ये हो गया, बस अब इसके आगे कुछ नहीं, वो कहते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। हमें ओपन रहना चाहिए, कितने बड़े डॉक्टर हों, हम किसी भी पैथी के हों, ओपन होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, नई चीज सीखने को तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं जो ओपन होता है उसके लिए सारी पृथ्वी, सारे सृष्टि उसे कोई ना कोई ज्ञान देती रहती। ये हमारा जो आप देख रहे हैं इस समय, आपका आभार है सुनने के लिए। और अंत में जिनके ऊपर वो सफल प्रयोग हुआ था उन गुरु महाराज को नमन करता हूं। और इन्होंने कहा था उस समय जब ये सर्जरी से पहले हम उनके साथ घूम रहे थे, कह रहे थे ये जो हो रहा है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये इपोक मेकिंग इवेंट बनेगा, और वही हुआ, और आज पूरी दुनिया इससे प्रेरणा ले रही है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आयुर्वेद को हमें उचित सम्मान और उचित अध्ययन करना चाहिए, तो हमारे को बहुत लाभ हो। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।